सो यस पीपल, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाली लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट पोर्शन है ना, सबसे पहले उसको रैप अप करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अभी तक के मैंने सारे नोट्स आप लोगों को बना के दिए हुए हैं, एक बार सर रिवीजन भी करवा दो। आ जाओ बच्चों, तुम्हारा हुक्म सलाखों के ऊपर होमवर्क दिया था, रिवोकेशन ऑफ ऑफर किया नहीं किया? जल्दी बताओ, किया नहीं किया? नहीं सर, आ जाओ। आशा एक्सपेक्टेशन क्या रखूं मैं? चलो, प्रपोजल का डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर पर्सन। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है गाइस? प्रपोजल दे रहा है। आगे क्या बोला हम लोगों ने? आगे बोला हुआ है सर, जिसको हमने ऑफर दिया अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला था सर? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या क्रिएट करते हैं? कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं, वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है गाइस? एग्रीमेंट बन जाता है। और सर ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब सर ये सारी डेफिनेशन जब हमने पढ़े, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद में सर हमारे सामने क्या आया कि अगर मान के चलो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स? नंबर 1, एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। नंबर 2 क्या बोला हुआ है गाइस? 2 पार्टी के अलावा क्या ना, ऐसे देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा क्या बोला था? सेक्शन नंबर 56 बोलता है पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। सेक्शन नंबर 29 बोलता है सर्टन होना चाहिए। सेक्शन नंबर 10 बोलता है फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड। जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ गए किस चीज से लेके? हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुमने परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस बाकी है तो एग्जीक्यूटरी, दोनों का परफॉर्मेंस बाकी है तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, एक का ही परफॉर्मेंस बाकी है तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय वर्ड से बना तो एक्सप्रेस, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से बना तो इंप्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो जाएगा? कॉजी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से बना, ई कॉन्ट्रैक्ट। अगर वैलिड इसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में है तो वैलिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तब वैलिड था, सब्सिक्वेंटली वॉइड हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है तो वॉइड एग्रीमेंट। अगर फॉरबिडन बाय लॉ और पनिशेबल इन नेचर का होगा तो इलीगल एग्रीमेंट। और सर अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, वॉइडेबल। और वहीं पे हमने बोला था गाइस आपका अनइन्फोर्सेबल। अनइन्फोर्सेबल में क्या बोला था गाइस? अनइन्फोर्सेबल में इट इज गुड इन सब्सटेंस बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। द मोमेंट टेक्निकल डिफेक्ट इसमें से रिमूव हो जाएगा इट बिकम व्हाट? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? ये हो गए थे अपने टाइप्स ऑफ क्या बोल सकते हैं एग्री, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। अब ऑफर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन तो हो गया, टाइप्स ऑफ ऑफर। अगर बाय वर्ड होगा तो एक्सप्रेस और बाय कंडक्ट होगा तो इम्प्लाइड। अगर पब्लिक एट लार्ज होगा तो जनरल ऑफर। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन स्पेसिफिक पर्सन को दिया होगा तो स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनीवन हु हैव नॉलेज ऑफ ऑफर। नंबर 2, ही मस्ट एक्सेप्ट बिफोर ऑफर इज लैप। और नंबर 3 क्या बोला था? बाय परफॉर्मिंग टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? क्रॉस। व्हेन टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इट बिकम व्हाट? क्रॉस ऑफर। एंड व्हेन ऑफर ही क्या करता है? ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, दैट बिकम व्हाट? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ रिजेक्शन ऑफ योर ओरिजिनल ऑफर। रिजेक्शन ऑफ योर ओरिजिनल ऑफर। जब हमने ये सब कुछ पढ़ा इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेगा इसका के ऊपर, वैलिड रूल्स ऑफ ऑफर। मैंने बोला ऑफर मस्ट बी विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, कुछ बाकी था क्या? स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। हमने बोला था इट मस्ट बी विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पढ़ लिया हमने बैलफोर के स्टडी के साथ में। इट मस्ट बी सर्टन, इट शुड नॉट बी वेग, 29 में पढ़ लिया था। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यहां पर हम लोगों ने केस लॉ देखा था किसका? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। सर इसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला था? ऑफर में बी कंडीशनल, बट ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि सामने वाले ने उसको कंप्लाई नहीं किया तो उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मतलब इंग्लिश में बोले तो ऑफर शुड नॉट कंटेन सच टर्म्स एंड कंडीशन नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंटेड टू बी एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? इनविटेशन टू ऑफर। व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। इट अटेम्प्ट टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू गिव ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर कम बिफोर ऑफर, ऑफर के भी पहले आता है। और हम क्या बोलेंगे
इसके अलावा वेदर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑफर और नॉट, इट डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। इंटेंशन ऑफ पार्टी है कि मेरा जो स्टेटमेंट है ये फाइनल विलिंगनेस है मेरी, और इसके बाद में जैसे ही इसको रिस्पॉन्स आ गया तो मैं बाउंड होना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट से, तो तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफर है। लेकिन अगर इंटेंशन ये है दिस इज नॉट अ फाइनल एक्सप्रेशन, हम लोग फर्दर निगोशिएशन करना चाहते हैं, अगर रिस्पॉन्स आया तो दिस स्टेटमेंट इज वॉट इन्विटेशन टू ऑफर। गाइस बताओ क्या इजीली रिवीजन हो सकता है? एकदम आराम से, 5 मिनट लगे। वैसे अपने को पढ़ने के लिए 3 घंटे लगे बच्चों, 3 नहीं 4 घंटे, सॉरी 3.5 घंटे लगे, लेकिन 3.5 आवर, लेकिन रिवाइज करने के लिए मात्र 5 मिनट काफी है। तो मार्क माय वर्ड है ऐसे कि रिवाइज करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम ही देखोगे, लास्ट दिन में एक वीडियो डालूंगा 1 सवा घंटे का, जिसके अंदर पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तबाह हो जाएगा। बेटा आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है? ऑफर कम्युनिकेट तब होता है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आया। ऑफर कम्युनिकेट तब होता है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आया। और ऑफर रिवोक कब तक कर सकते हो? जब तक ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया मतलब बेटा उसने पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उसके। समझ में आ रहा है क्या? एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बोला था ऑफर कब कब रिवोक होता है। याद आ रहा है बच्चों? कुछ जीवन में कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर तुम लोगों ने लैप्स ऑफ ऑफर नहीं लिखा होगा ना, राइट? चलो लिख लेते हैं वन बाय वन। ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकता है गाइस बताओ? हाउ द ऑफर में गेट रिवोक? चलो वन बाय वन। लैप्स ऑफ टाइम, प्री कंडीशन, डेथ इंसैनिटी, काउंटर ऑफर लिखेंगे। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम लैप्स हो गया। यहां पर दो बातें याद रखना। अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो वो टाइम, एंड इफ टाइम इज नॉट मेंशन तो ऐसे केस में लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। गाइस बताओ क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? यस सर। दूसरा, क्या मैं बोल सकता हूँ नोटिस ऑफ रिवोकेशन से भी हो सकता है क्या? नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जैसे यहाँ पर मैंने नोटिस भेजा था रिवोक करने के लिए मेरा ऑफर, ठीक है। तो क्या मैं रिवोक कर सकता हूँ? हाँ, बिफोर हमने बोला था ना, तो यस यू कैन रिवोक। तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा बट इट मस्ट रीच टू ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तीसरा, कंडीशन प्री कंडीशन, आपने प्री कंडीशन नॉट satisfied फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर एक्सेप्ट करने की जो प्री कंडीशन थी, आपने 108 याद आ रहा है क्या? यस। तीसरा, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? लैप्स ऑफ ये डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस,
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन ऑफ ऑफर, चेंज इन लॉ और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। रिजेक्शन ऑफ ऑफर, चेंज इन लॉ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब क्या बोलना चाहते हैं, सुनो। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया, इट्स अ ऑफर मेड बाय ऑफरी, ठीक है। प्री कंडीशन अगर नॉट सेटिस्फाइड, इट इज ऑफर मेड बाय ऑफरी, ठीक है। उसके बाद में डेथ इंसैनिटी कंडीशन है कि जो ऑफरी एक्सेप्टर इज नॉट अवेयर अबाउट फैक्ट ऑफ डेथ एंड इंसैनिटी। रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, उसके बाद में चेंज ऑफ लॉ मेक इट इनवैलिड और इलीगल। और नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। व्हेन आई से डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब जिससे लेके कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स ही खत्म हो गया, है ना। तो इट इज क्या, इसको दूसरा नाम है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। चलो, आई होप अब ऑफर अगर बोला ना गाइस, अगर इफ यू हैव दिस इंटायर डायग्राम, इसके अलावा तुमको ऑफर का कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस वन सिंगल डायग्राम इज कंप्लीट अबाउट, आपका शायद 2-3 पेज चले गया होगा इसके अंदर। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप लोगों ने ऊपर लिखना ऑफर, टाइप्स लिखना, टाइप्स के नाम, उसके बाद में वैलिड रूल्स, उसके बाद में क्या बोल सकते, कम्युनिकेशन रिवोकेशन का रूल, और उसके बाद में लास्ट पॉइंट आएगा आपका कौन सा, तुम्हारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऐसा है ना, एक पेज जहां पर अभी तुमने लिखा है ना, एक पेज ब्लैंक छोड़ दो और एक पेज में पूरा ऑफर कवर कर लो। ये आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। गाइस बताओ, क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होती जा रही हैं? यस और नो, यस और नो गाइस, वेरी गुड। अब अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सर, अब एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस बहुत ही छोटा है यार, कुछ ही नहीं है, फुद्दू सा टॉपिक एकदम। एक्सेप्टेंस में सिर्फ 3 टॉपिक है क्या, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 उसका क्या रहेगा, ये वैलिड रूल्स, और तीसरा रहेगा कम्युनिकेशन और रिवोकेशन। वी आर डन द एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस का द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, डेफिनेशन। बताओ, क्या डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी एक्सेप्टेंस की? यस। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड लिखेंगे, ऑलरेडी कवर्ड। अच्छा, एक बार अपने अपने मन पर, अपने अपने घर पर, अपने अपने लेवल पर एक बार एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन बोलो। हम्म बोल बेटा, बोल बोल ढोकले, है ना। Acceptance means what? The person to whom proposal is made signifies assent thereto. The proposal is said to be accepted. And once the proposal is accepted, it become what? Promise. It become what? Promise. I hope you understand. ठीक है, ये हो गया guys तुम्हारा acceptance का definition। अब आता है क्या, लिखेंगे valid rules of acceptance।
व्हाट आर दी वैलिड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? एक बार अपन ने रूल्स को सब कुछ पढ़ लेंगे नोट से, उसके बाद में आके यहाँ पे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, जैसे अपन ने ऑफर का भी किया। तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या, देखो, acceptance matlab the person to whom proposal is made signifies assent thereto. The proposal is said to be accepted. When the proposal is accepted, it become what? Promise. So acceptance is the, so when a person to whom proposal is made signifies consent, consent की जगह पे तुम assent भी लिख सकते हो there to. The proposal said to be accepted, and once the proposal accepted become what? Promise. सो जब तक एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब एक्सेप्टेंस सबसे बेसिक चीज है। सो अब नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज इफ एक्सेप्टेंस इज अनअसर्टन पर्सन। अच्छा, जिसको एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसको ऑफर दिया, दैट पर्सन शुड बी असर्टन और नॉट, यस और नो? अकॉर्डिंगली एंसन, जो मैंने तुमको एक बात बोली थी, याद है क्या? तू है बारूद का गोला, मैं तड़पती पड़पती हुई चिंगारी, बस वही बात है। देखो, एक्सेप्टेंस टू इज टू प्रपोजल, मतलब एक एक्सेप्टेंस प्रपोजल के लिए क्या है, हम आपके कौन याद करो? एक्सेप्टेंस इज टू प्रपोजल, एक्सेप्टेंस इज टू प्रपोजल मतलब एक्सेप्टेंस प्रपोजल के लिए क्या है? बोले व्हाट इज लाइटेड मैच टू ट्रेन अप गन पाउडर। व्हाट इज लाइटेड मैच, जो बोले लाइटेड मैच जो है वो ट्रेन ऑफ गन पाउडर के लिए क्या है? वही एक्सेप्टेंस किसके लिए है? प्रपोजल के लिए है। गाइस समझ में आ रहा है? किसने लिखा है स्टेटमेंट? एंसन, एंसन ने लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये वाला बात मैंने, इसका ही मतलब क्या है कि बिफोर एक्सेप्टेंस आप अपने ऑफर को पीछे ले सकते हो, पीछे ले सकते हो। सो सिग्निफाई इन दिस an offer itself cannot create a contractual relationship. ऑफर अपने आप में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं। ये बोलता है बट अगर वो एक्सेप्ट हो जाए ना तो फिर क्या हो जाएगा? एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो वन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम व्हाट? प्रॉमिस, एंड इट कैन नॉट बी रिवॉक, इट कैन नॉट बी रिवॉक। याद आ रहा है? मैंने सब कुछ लिखा के दे दिया तुम लोगों को, है ना? ऑफर रिमेन ऑफर एज लॉन्ग एज इट कैन नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज इट इज, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा? एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। चलो, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला रूल आता है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। मतलब अगर मानो मैंने ऑफर जो दिया था वो दो नेचर का हो सकता है, आप भी ये डायग्राम निकाल सकते हो। एक तो आपने ऑफर दिया, वो कौन सा रह सकता है गाइस? जनरल, या फिर कौन सा? स्पेशल। अगर स्पेशल ऑफर है तो ओनली पर्सन टू whom it is made, to whom it is made। अरे एक पॉइंट रह गया था, मैं रुक जाओ, इधर आओ। रिवोकेशन के अंदर एक पॉइंट रह गया था, क्या? नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड, है ना? तुमने प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया। अब आते हैं, तो अगर स्पेशल ऑफर होगा तो उसको सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं यार, मैंने प्रपोज मारा जेनी को, उधर से आके नोरा बोल रही सतीश मेरे को तेरे साथ में शादी करनी, मेरे को रात रात में तेरे सपने आते। बेटा कैसा बातें कर रहे हो तुम, इतनी गंदी गंदी बोलने का? मैं उसको क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रपोजल किसको दिया है? जेनी को। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जेनी। दैट्स इट, गेम ओवर। गैस समझ में आ रहा है? सो नो? बट इफ इट इज जनरल ऑफर, हु कैन एक्सेप्ट? तीन कंडीशन, एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, बिफोर ऑफर इज लैप्स, और तीसरा क्या बोला था? तीसरा क्या बोला था? बाय परफॉर्मिंग टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब यहां पर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर। जिसको ऑफर का नॉलेज है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ये समझ में आया? तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ऑफर होगा ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, एंड इन केस ऑफ जनरल ऑफर कौन? एनी पर्सन जिसको नॉलेज है ऑफर के। बताया था मैंने। आ जाओ आगे बढ़ो। सर एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड, ये भी पढ़ा है तुमने। एब्सोल्यूट मतलब क्या? जैसे बोला वैसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल लिख लो, कौन है? से फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मम्मी ने बोला 20 रुपीज में टमाटर दोगे क्या?
जो ओरिजिनल ऑफर कितना था, 60 रुपीज़ का। मतलब क्या सर, बड़ा सिंपल है। सामने वाले ने 60 रुपए बोला तो तुमने उसको चेंज किया, ये तुम्हारा काउंटर ऑफर है। तुमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैंने बोला एक लड़की को कि तेरे को 108 क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 2, 108 पुशअप, 108 सीटअप, उसके बाद में 51 टाइम कुकुचकू एंड देन वन। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? वन टाइम मेकिंग फेस एलिफेंट एंड से यस। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एक्सेप्टेंस जो तुमने किया है वो जैसा ऑफर था वैसे ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको, ध्यान देना कि अगर मानो ए ने ऑफर किया कि वो उसकी कार 4 लाख रुपए में सेल करेगा और बी ने उसको बोला कि वो 3 लाख में परचेस करने के लिए रेडी है, तो उसने ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। और द मोमेंट आपने ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया बेटा, ये क्या हो गया? एक काउंटर ऑफर हो गया। तो एक्सेप्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जैसा ऑफर है वैसा ही उसको मैच करना चाहिए। आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर रहे हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सो एक्सेप्टेंस इज वैलिड व्हेन इट इज एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, मतलब बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करो तो। इफ एक्सप्रेस सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, जैसा नॉर्मल मैनर में एक्सेप्टेंस देना है। एन एक्सेप्टेंस विद चेंजेस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर ऑफर। ठीक है। दूसरा, जैसे ऑफर कम्युनिकेट जरूरी है, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या हुआ सर, सुनो ना। अगर मैं तुमको बोलूं, एक मूवी थी बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मूवी में सलमान खान ने प्रपोज किया किसको? करीना कपूर को। करीना कपूर ने भी इसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन एक्सेप्टेंस किसके हाथ में दिया? अपनी फ्रेंड के हाथ में दे दिया। और बेटा फ्रेंड ने वो एक्सेप्टेंस लेटर फाड़ के फेंक दिया। फाड़ के फेंक दिया। मेरा क्वेश्चन है ना? और इसने क्या कर दिया? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया। क्वेश्चन ये आया, क्या क्या करीना कपूर का एक्सेप्टेंस सलमान खान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। मतलब सर यहां पर प्रॉब्लम आ गया। क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ करीना कपूर क्या हुआ? नॉट कम्युनिकेटेड। नॉट कम्युनिकेटेड। नॉट कम्युनिकेटेड। गाइस तुमको समझ में आ रहा है क्या? जो एक्सेप्टेंस था वो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। वो हुआ ही नहीं कम्युनिकेट। समझ में आ रहा है? ये तुम लोग, मैं जब कुछ लिखता हूँ ना, तुम लोग साइड में लिख लिया करो, है ना, एग्जाम्पल के लिए। सो ये तुम्हारी क्लैरिटी को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया? तो अब बड़ा सिंपल सा गणित है यार। बड़ा सिंपल सा गणित है। मैं ना तुमको एक है ना, और एक केस एग्जाम में कैसे आता है, केस स्टडी के फॉर्म में, कि हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अप्रूव तो कर लिया, लेकिन उसको कहाँ पे रख दिया? ड्रावर में रख दिया, नॉट पोस्टेड। अब याद करो, मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई उसने लेटर एक्सेप्टेंस तो क्या बोल सकते हैं, जेनी ने कब दे दिया था? 14 फेब को ही दे दिया था। लेकिन बेटा वो जब तक पोस्ट करती नहीं तो वो वैलिड है क्या? नहीं। तो जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना इंपॉर्टेंट है, वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। यहाँ पर और एक केस लॉ था जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। इन्होंने कहा आप एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं, जब अपन जाएंगे ना, तब ब्रांडली वर्सेस फिल्ट आउट का इसके एक केस स्टडी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देख दो, पढ़ लो। एन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना चाहिए ऑफरर को। एक्सेप्टेंस इन माइंड इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तुम्हारे दिमाग में हाँ है, लेकिन तुमने जुबान का पेपर पे नहीं उतारा, पेपर का उतारा हुआ सामने वाले को भेजा नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी हिमसेल्फ और हिज ऑथोराइज एजेंट, मतलब ऑफरी भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है एक्सेप्ट। इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन अनऑथोराइज पर्सन, इट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। बेटा इस पे भी एग्जाम में केस स्टडी आया था। क्या आया था सुनो। अब मानो जैसे एसबी सर, मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरव्यू दिया। किसका? कॉलेज का। कॉलेज के अंदर एज अ सीनियर
फैकल्टी, अच्छा मैं तुमको बता दूं, मैं एमबीए कॉलेज को भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एमबीए कॉलेज जो होते हैं ना, उनके उन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अब देखो क्या होता है, सी वेरी सिंपल, व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल टेल यू। जैसे अगर आप फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ते हो तो जनरली आप अपने सर को क्या बोलते हो, टीचर बोलते हो। जब तुम हमसे ऑनलाइन पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, या मैं पहले एक्स एकेडमी में पढ़ाया करता था, एक्स एकेडमी का मैं नाम नहीं लेता इसलिए मैं एक्स एकेडमी बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर ऑनलाइन जो एडटेक कंपनीज है, या जैसे तुम हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले रहे हो, तो इसको हम लोग बन जाते हैं एजुकेटर, वी आर एजुकेटर। और अगर मान के चलो इफ वी टीच इन द कॉलेज, हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वी बिकम अ प्रोफेसर। तीनों जगह पे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? तो मैंने कॉलेज के अंदर यहाँ पे वाई हैव रिटन कि भाई फैकल्टी मतलब कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोलते हैं। अब सीनियर फैकल्टी बोलकर मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने इंटरव्यू दिया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूव कर दिया, बोले यस। मैं इंटरव्यू देके जाने के बाद मैं अप्रूव तो कर दिया, और वहां पे जो मेरा फ्रेंड है, ये बात इसने मुझे कम्युनिकेट कर दी, बेटा तेरा सिलेक्शन हो गया, पार्टी देने के लिए रेडी हो जा। मैंने उसको रात भर पार्टी दी, और बेटा दूसरे दिन इन्होंने अपना डिसीजन क्या कर दिया, चेंज कर लिया, और अपॉइंटेड अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति को क्या कर दिया इन्होंने, अपॉइंट कर दिया। क्वेश्चन ये कर मैं बोल सकता हूं कि मैंने, मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो चुका था, अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तुम तोड़ नहीं सकते हो ना। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी होना चाहिए। तो सर हुआ ना कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस, बेटा कम्युनिकेट किससे हुआ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करे या उनका एजेंट, उन्होंने जिसको बोला वो करे। जैसे एचआर टीम वाला कॉल करता तो अलग बात है, यहाँ पे मेरे दोस्त ने मेरे को बोला ना, क्या उसको एथोराइज किया था क्या, नहीं, तो क्या वो वैलिड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर अनएथोराइज पर्सन ने आपको कम्युनिकेशन दिया है तो वो वैलिड कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है गाइस। समझ में आया आप लोगों को? एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड द ऑफर, एकदम इससे घटिया बकवास लाइन जीवन में हो ही नहीं सकती थी। एक्सेप्टेंस कभी ऑफर के पहले नहीं आता, ऑफ कोर्स यार ऑफर के बाद में बोले तू मेरे को ऑफर दे या न दे, मेरा तेरे से तेरे को हाँ है। सर मेरा तो एक्सेप्टेंस पहले आ गया, ढोकले वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। जब एक्सेप्टेंस तभी आता है जब ऑफर दिया गया है। ये तेरे तरफ से ऑफर है कि तेरा है कुछ, तू मेरे को ऑफर दे या ना दे, मैं तो तेरे को दे दिया इनडायरेक्टली हाँ बोल के। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे क्या बोला हुआ है, एक्सेप्टेंस मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी without knowledge of offer is deemed to be acceptance made by intended offer without knowledge of offer। तो ऐसे केस में ऑफर कैन नॉट डीम टू बी वैलिड, तो ऑफर वैलिड नहीं। याद आ रहा है तुम लोगों को? ये वही लाइन है, लिखो लिखो लिखो, यहाँ पे लिखो, ऑफर नहीं सॉरी, एक्सेप्टेंस इन ignorance of offer is not valid acceptance। acceptance in ignorance of offer is not a valid acceptance। आगे guys, so एस सेंट हिज सर्वेंट, वही केस रमन उसका, लेकिन एक केस है ना, वो तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा जब नोटिंग करूंगा तब। आ जाओ दूसरा पॉइंट, प्रिस्क्राइब मोड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसको कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सुनो, यहाँ पर है ना, ऐसा लिख लो, स्टेप 1, सतीश सर ने बोला था एक्सेप्ट बाय ईमेल ओनली, कि तुम एक्सेप्ट करो, लेकिन किससे एक्सेप्ट करना, ईमेल से ही हाँ या ना बोलना। मैंने एक लड़की को प्रपोज मारा, विल यू मैरी में, वो बोला अगर तेरे को हाँ बोलना है तो तू मुझे ईमेल करना। मैं बड़ा प्रोफेशनल किस्म का आदमी हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में बोला था ना मैं हस्बैंड किस्म का हस्बैंड हूँ, वो वाला, ठीक है। तो बट जेनी ने क्या किया, चेंज किया मोड, और उसने भेजा व्हाट्सअप, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ।
तो कहने से जेनी ने प्रिस्क्राइब मोड जो बोला था उस मोड को चेंज किया नहीं किया? चेंज कर दिया। मतलब एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड। यहां पे बोलेंगे एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड। तुम्हारे प्रिस्क्राइब मोड में तो एक्सेप्टेंस नहीं है सर। ये जैसे आपने बोला था वैसा वाला एक्सेप्टेंस नहीं है। अब क्या होगा ऐसे केस में? एक तो सतीश सर लेंगे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टेड बाय एसबी सर। एक तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया और नॉट ऑब्जेक्टेड, मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्शन लिया, अब जेनी इज बाउंड टू गिव एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब मोड, इन प्रिस्क्राइब मोड। और अगर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सो एक्सेप्टेंस बाय डेविएटेड मोड इज ऑल्सो वैलिड। डेविएट मोड वाला भी एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। सर दोनों में फर्क क्या? आप सुनो एकदम आराम से। मैंने जेनी को क्या बोला कि जेनी अगर तुझे मेरे से शादी करना है तो तू एक्सेप्ट कर, और एक्सेप्ट करेगी तो अपना रिप्लाई मुझे कैसे भेजियो? अपना रिप्लाई तो मुझे भेजियो ईमेल के थ्रू। नाउ ऑफर ही डेविएट द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, डेविएटेड द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब उसने मोड चेंज किया। मैंने बोला ईमेल, उसने भेजा व्हाट्सअप। देन इट इज ड्यूटी ऑफ ऑफरर कि वो ऑफरी को बोले, इंसिस्ट करे विद इन अ रीजनेबल टाइम। अरे माता, मैंने तेरे को क्या बोला था कि तूने एक्सेप्टेंस कैसा करना? ईमेल। तूने बेटा क्या कर दिया? व्हाट्सअप। ये वैलिड नहीं है, तो फिर जेनी को उसी मोड में रिप्लाई देना पड़ेगा। बट सपोज अगर मैंने ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं, तो ऐसा माना जाएगा सतीश सर व्हाट्सअप वाले एक्सेप्टेंस से भी खुश है। ठीक है, तो ये लॉ का लैंग्वेज है। लेकिन सर अगर मोड बताया ही नहीं है तो, इफ मोड इज नॉट मेंशन, रीजनेबल मोड, नॉर्मल मोड, है ना? सो दो चीजें, इफ द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब, एक्सेप्टेंस उस मोड में ही होना चाहिए। ठीक है, बट इफ एक्सेप्टर डज नॉट एक्सेप्ट इन द प्रिस्क्राइब मोड, बेटा उसने उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जो मैंने बोला था, तो ऑफरर डज नॉट कन्वे द एक्सेप्टर, और ऑफरर ने ये कन्वे नहीं किया एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड, तो बेटा ऐसा प्रिज्यूम कर दिया जाएगा कि जो एक्सेप्टेड, वो जो जिस मोड से भेजा वो वैलिड है। मतलब ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं वो, कि अगर डेविड इसने प्रिस्क्राइब मोड में रिप्लाई नहीं दिया और ऑफरर ने भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। ये वाला लिखा है। ठीक है, इट मीन्स इफ ऑफरर प्रिस्क्राइब दैट एक्सेप्टेंस शैल बी मेड थ्रू टेक्स्ट मैसेज, ऑफरी ने क्या कर दिया? व्हाट्सअप कर दिया टेक्स्ट मैसेज की जगह पे, एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो एक्सेप्टेंस इफ ऑफरर इन्फॉर्म एक्सेप्टर। अगर मैं बता दूं ये गलत है, तो फिर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड। बट इफ ऑफरर फेल टू डू सो, अगर ऑफरर ऐसा नहीं करता है, इट इज अज्यूम दैट ही हैज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस, ही हैज एक्सेप्टेड द डेविएटेड मोड। और अगर प्रिस्क्राइब मोड ही नहीं होगा, तो फिर यूजुअल और रीजनेबल मोड में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। टाइम, बड़ा मस्त एग्जाम्पल देता हूं मैं। बेटा लिख लो, लड़की वाले देखने आए। लड़की वाले क्या करे? देखने के लिए आए। किसको? मुझे। बेटा मेरे जीवन में मेरे को लड़की वाले देखने के लिए आए। आप आज देखे, मैं बोल रहा लगेज देखते बर्बाद, हाउ बोलो मेरे को तो लड़की बहुत अच्छी लगी, बोला आपने से रहा नहीं जा रहा, बोला अब तो बेटा लड़की वालों ने बोला कुछ समय दो, कुछ समय दो हमें। तो मैंने पूरा एक दिन वेट किया, नो रिप्लाई। मैंने पूरा एक हफ्ता वेट किया, नो रिप्लाई। मैंने पूरा एक महीना वेट किया, नो रिप्लाई। 3 महीने वेट किए, नो रिप्लाई। 1 साल वेट किया, क्या? नो रिप्लाई। बेटा 2 साल के बाद में आए। 2 साल के बाद में आते और क्या बोलते हैं कि बोले हमने इन 2 साल में 700 लोगों को, 700 बच्चों को देखा। मतलब डेली एक दो बच्चों को देख ही रहे थे। ठीक है ना? तो 700 बच्चों को देखा। जितना शाना, जितना क्या बोल सकते थे, सू क्या कर रहा मैं, जितना
अच्छा चरित्र का आपका बच्चा है, उतना अच्छा बच्चा हमने देखा ही नहीं हमारे जीवन में। हम बोलते चांद पे दाग रह सकता है, लेकिन एसबी सर के चरित्र पे दाग नहीं है। बोले वाह 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 वाह, मजा आ गई हो बोले, बोले बच्चों एकदम मजा आ गई हो बोले, है ना। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। जब ये 2 साल के बाद में बोले हम आपके बच्चे, हमारी लड़की का हाथ आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के हाथ में देना चाहते हैं, बेटा उस समय में मैं आया वहां पे, उस समय में मैं आया और मेरे हाथ में और 2 बच्चे, मतलब सर 1 सेकंड सर, आप बोल रहे हो इन आपने 1 साल तक का वेट किया, हाँ, और दूसरे साल में वो आए, तो सर ये गणित पहले समझाओ कि 1 साल के अंदर 2 बच्चे कैसे, ये मेरे बच्चे थे बेटा, 1 साल में 2 बच्चे कैसे, ये कौन सा चमत्कार है सर, ये कौन सा चमत्कार है। ये मेरे लॉ के सब्जेक्ट में नहीं आता है, इसके लिए तुमको साइंस की क्लास में जाना पड़ेगा। सिर्फ मैं तुमको इतना छोटा सा बात बोलता, श्रुति और उसकी बहन जुड़वा है, मैंने बोला था चमत्कार हो सकते हैं बच्चों, इट्स ऑल डिपेंड, जान दो। कम टू द पॉइंट गाइस, कम टू द पॉइंट। तो मानो मेरे को क्या हुआ है, जुड़वा बच्चे हुए वाले थे, ठीक है ना। अरे मैं कितना वेट करने का, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, उससे ज्यादा व्यक्ति कैसे वेट करेंगे रे। तो यहाँ पर गाइस वही हुआ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन द स्पेसिफाइड मोड, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर देना चाहिए एक्सेप्टेंस। इफ द बट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होगा, ठीक है, तो फिर विद इन द रीजनेबल टाइम, विद इन मैंने बोला था देखो 3 महीने में तुम हाँ बोलो, नहीं तो हम लोग नई शादी कर लेंगे, नहीं मतलब नहीं मैं दूसरे लड़की देखूंगा। 3 महीने में नहीं बोला तो मानूंगा, खत्म, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं अब इनका 3 महीने के बाद। या हमने समय नहीं बोला, हम वेट ही कर रहे, वेट ही कर रहे, एक रीजनेबल टाइम नाम की भी तो, क्या तुम नहीं चाहते तो क्या मैं 7-7 साल तक तुम्हारे बच्चे के लिए वेट करूँ क्या। आते बच्चों, मियर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, कभी भी एक साइलेंट जो होता है इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। बट पास्ट में ऐसा था, हुआ है कि जब जब तुम साइलेंट थे तब तब तुमने, जैसे तुम्हारा एक दोस्त, भाई मैंने नया फोन लिया 50% में लेगा क्या, कितने का फोन है तुमने पूछा, उसने बोला 90,000, तुमने कॉल कट कर दिया। दूसरे दिन तुमने उसके अकाउंट में 45,000 डाल दिए, उसने तुम्हारे घर पे फोन भेज दिया। उसने कॉल किया, भाई 1,50,000 का नया फोन लिया, आधे प्राइस में लेगा क्या, तुमने कॉल कट कर दिया। तुमने उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया और उसने तुम्हारे घर पे दूसरे दिन फोन भेज दिया, भाई 2.5 लाख का फोन लिया, आधे पैसे में लेगा क्या, कट। तुमने उसके अकाउंट में कितना रुपए डाल दिया, 1,25,000 डाल दिया, और दूसरे दिन तुम्हारे घर पे फोन आ गया। तो ऐसा पास में ऐसा दिख रहा है कि जब जब तुम साइलेंट थे तब तब तुमने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। तो अगर ऐसा सिचुएशन तो बात अलग है, अदरवाइज साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। जैसे सर क्या होता है ना, सुनो, तुम गए किसी लड़की को प्रपोज मारे, द मोमेंट तुमने किसी लड़की को प्रपोज मारा, वो ऐसे करके चली गई, भाई तुम दीवाने हो गए एकदम, बाप रे, मैंने प्रपोजल मारा, वो स्माइल देके चली गई बे, हाँ बोल दी बे, अभी नहीं बे, साइलेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, हंसी तो फंसी इधर नहीं होता, समझ में आ रहा है क्या, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ अगर पास में ऐसा है कि उसको जितने बच्चों ने प्रपोज मारा वो साइलेंट थी और दूसरे दिन उनकी गाड़ी पे थी, यहाँ पे उसका साइलेंट शायद एक्सेप्टेंस बन जाए, अदरवाइज साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ो, तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, साइलेंस से कभी एक्सेप्टेंस आता नहीं है, अनलेस ऑफरी हैज सॉरी यार, unless offeree has a previous conduct indicating साइलेंस इज एविडेंसिंग टू एक्सेप्टेंस, अगर उसके पास बिहेवियर में देख के आ रहा है जब जब वो चुप थी तब तब वो उसके साथ में थी, ठीक है, हर किसी के साथ में थी, तो फिर अलग बात है। अब ये एक केस स्टडी है फेल्टोस वर्सेस बेंटली की, बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ए सब्सक्राइब फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, ए ने एक वीकली मैगजीन सब्सक्राइब किया था 1 साल के लिए, मतलब 52 वीक उसके पास घर पे मैगजीन। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इस सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, जो मैगजीन कंपनी है उसको कंटिन्यूसली सेंड करती रही 5 साल, मतलब 4 साल एक्स्ट्रा। ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन बट डिनाइड पेमेंट ऑफ बिल टू हिम, लेकिन उसने यूज भी किया लेकिन 4 साल का पेमेंट नहीं करूंगा बोले। ए वुड बी लाइबल टू पे हिज कंटिन्यू यूज ऑफ मैगजीन वॉज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यहाँ पर बेटा वो साइलेंट था लेकिन तुमने डिनाई कर सकते थे तुम, समझ में आ रहा है यहाँ पे, यस और नो। सो ए वुड बी लाइबल। अब
एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है भाई? बाय कंडक्ट भी हो सकता है, कि जैसे तुमने क्या बोला कि सतीश सर सुनो ना, सुनो ना, अगर आपको हमको सच्ची में पास कराने का है ना, तो आप हमारे लिए राइटिंग प्रैक्टिस बैच लेकर आओगे। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस के बैच के लेक्चर यूट्यूब पे डालने शुरू कर दिए। कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस हो सकता है ना यार, यस और नो? और दूसरा क्या बोला है गाइस? इम्प्लाइड, तो ये बाय इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो व्हेन द परफॉर्म इज इंटेंडेड बाय ऑफरर, द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस इज ऑफर बाय परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। फिर आपको एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। When the trader receive the order from the customer, he deliver the goods to customer, he said to have perform। बेटा गुड्स आया, ऑर्डर कि भाई हमको इतना भेज दो, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आप उसके घर पे गुड्स भेज देते हो, किराने वाला। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया गाइस आप लोगों का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी वैलिड एक्सेप्टेंस लिख लेंगे। सो रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, नंबर 1, सबसे पहला रूल, एक्सेप्टेंस बाय प्रॉपर पर्सन। एक्सेप्टेंस किससे होना चाहिए? प्रॉपर पर्सन। हु इज प्रॉपर पर्सन? अगर स्पेशल ऑफर था या फिर जनरल ऑफर है, तो यहां पर एक्सेप्ट कौन कर सकता है गाइज? ओनली पर्सन टू हुम प्रपोजल वॉज मेड, जिसको तुमने प्रपोजल दिया, और हिज एथोराइज एजेंट, या फिर उसका एथोराइज एजेंट भी कर सकता है। बट ठीक है, लेकिन सर अगर जनरल ऑफर होगा तो, जनरल एक्सेप्टेंस, जनरल ऑफर होगा तो कौन कर सकता है? एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, जिसको ऑफर का नॉलेज है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है सर, समझ में आया? आगे एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब एज इट इज, एज इट इज, है ना? सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। अगर तुमने एनी मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किसमें? इन टर्म्स ऑफ, एनी मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑफर, दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो ये क्या बन जाता है? इट इज अ काउंटर ऑफर। और सिर्फ काउंटर ऑफर नहीं है भाई, इट्स अ, हाथ दुख रहा है भाई मेरा, कितना लिख लिया मैंने पहले, 3.5 घंटे की क्लास, अभी ये वाली। इट्स अ काउंटर ऑफर, ठीक है। और काउंटर ऑफर के साथ में क्या बोला गया आगे इसको? एंड दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाता है। गाइस बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? तो इसलिए मैं शायद टेढ़ा होके लिख रहा हूँ अब, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एक सेकंड ना, लिखेंगे गाइस।
ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, जो आपका एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दैट एक्सेप्टेंस इन द माइंड इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, लिखेंगे acceptance in mind is not valid acceptance। Acceptance must be communicated, है ना। एक केस लॉ भी लिख लेते हैं। ये केस लॉ जनरली लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते, बट मेरे को लगता है यहीं पे सही उसका प्लेस है यूज़ करने का। सुनो क्या हुआ था, चाचा इज देयर, भतीजा इज देयर एंड सर्वेंट इज देयर। क्यों? क्योंकि अब आपको भी समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पे इसका सही यूज़ है। सुनो क्या हुआ था इस केस में, चाचा ने एक लेटर भेजा और इस लेटर में ऑफर दिया क्या, कि आई वॉन्ट टू परचेस योर हॉर्स। ये कौन सा उसका बिजनेस था बेटा हॉर्स का, गलत मत समझना, नहीं तो योर हॉर्स बोलने से तुम लोग दिमाग चलाओगे ना, मेरा घोड़ा चाहिए बोले उसको। ठीक है, योर हॉर्स एंड इफ नो रिप्लाई इन 2 days, 2 दिन में अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मानूंगा डीम एक्सेप्टेंस। पहली बात बताओ, पहली बात बताओ, क्या ये वैलिड वैलिड मेल है या लेटर है? इफ़ यू डोंट रिप्लाई आई विल अज्यूम योर एक्सेप्टेंस। गलत है ना, मैंने पहले ही बोला था ऑफर में कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि सामने वाले ने कंप्लाई नहीं किया तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मतलब तू लेटर नहीं भेजेगा तो मैं मान लूंगा कि तूने एक्सेप्ट कर लिया। गलत है नहीं है? तो ये इनिशियली फंडामेंटली जो क्वेश्चन ऑफर है, दैट ऑफर इज इटसेल्फ इनवैलिड। समझ में आ रहा है क्या? बट ठीक है, तो मान के चलो, मान के चलो भतीजे ने इन्फॉर्म किया किसको, कीप हॉर्स आउट ऑफ सेल, कीप हॉर्स आउट ऑफ सेल, कि बोले वो घोड़ा सेल मत कर देना क्योंकि वो मेरे को मेरे चाचा को सेल करना है, मेरे को चाचा को देना है। ठीक है, बट इसने क्या कर दिया, सेल बाय मिस्टेक, इसने गलती से वो घोड़ा सेल कर दिया जो इसको नहीं सेल करना था। अच्छा, जानबूझ के नहीं, गलती से इससे गलती हो गई। ठीक है, चाचा का दिमाग खराब हो गया। बेटा चाचा पहुंच के कहाँ पे, सूट अगेंस्ट सर्वेंट। जब मेरे भतीजे ने बोला था कि तेरे को घोड़ा मत सेल करना, तूने सेल क्यों किया? हाँ बोले चाचा मैंने तो कसम से बोले तुम्हारे लिए घोड़ा अलग निकाल के रखा था, लेकिन बेटा ये सर्वेंट है बोले एड़ा, इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कोर्ट का डिसीजन आया। क्या भतीजे ने ऑफर को एक्सेप्ट किया? हाँ सर किया ना, क्योंकि भतीजे ने किसको बताया था, सर्वेंट को। बेटा तुमको याद आ रहा है बॉडीगार्ड मूवी,
अगर करीना कपूर है, उसने एक्सेप्टेंस किसको देना चाहिए? सलमान खान को, और वो दे रही है किसको? किसको? अपने फ्रेंड को। तो गलत नहीं है क्या? यहाँ पर भी तुमने एक्सेप्टेंस दिया, वो किसको दिया? सर्वेंट को। जब किसको देना था? चाचा। सर चाचा को दे दिया ना? कैसे? चाचा ने बोला था 2 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो डीम एक्सेप्टेंस। बेटा कोई भी कंडीशन ऐसी वाली इनवैलिड होती है, इसलिए सुनना। यहाँ से एक डिसीजन आया क्या? एक्सेप्टेंस must be communicated to person to offerer। पर्सन के जगह पे टू ऑफरर कर लेते हैं। ऑफरर को आपको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। कब? इफ इट इज स्पेशल ऑफर। जनरल ऑफर में तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन को परफॉर्म करना पड़ता है। कैसे? समझ में आया? सो एक्सेप्टेंस टू एनी अदर पर्सन इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर तुम किसी और व्यक्ति को एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। गैस बताओ, क्या ये बात समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4। प्रिस्क्राइब मोड। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन। सिचुएशन नंबर 1, अगर मोड प्रिस्क्राइब है, अगर मोड प्रिस्क्राइब है तो ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट इन प्रिस्क्राइब मोड ओनली। आप अपने प्रिस्क्राइब मोड में ही उसका क्या दो? एक्सेप्टेंस दो। बट इफ offering deviate mode of acceptance। सर डेविएट का मतलब क्या होता है? चेंज। डेविएट का मतलब होता है चेंज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। इन दैट केस इट इज ड्यूटी ऑफ ऑफरर टू इंसिस्ट ऑफरिंग फॉर एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब मोड। अगर ऑफरी ने मोड को चेंज किया तो ये ऑफरर की ड्यूटी है कि वो ऑफरी को बोले कि तू यार सही मोड में है ना, एक्सेप्टेंस दे। लेकिन ये कब होना चाहिए? विद इन रीजनेबल टाइम। मतलब उसने एक्सेप्टेंस का मोड चेंज किया, तुम उसको 1 साल के बाद में, अरे वो तूने मोड जो दिया था ना वो सही नहीं था, तुम मुझे ईमेल करना। गलत। 1 साल के बाद में क्या फायदा? ठीक है। एंड इफ ऑफरी फेल टू डू सो, अगर ऑफरी ने ऐसे नहीं किया, इफ ऑफरी फेल टू डू सो इट इज डीम दैट he accepted deviated mode of acceptance। उसने जो मोड चेंज हुआ है उस मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया, डेविड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है गाइस, यस और नो? सर अब हो गया? नहीं बेटा। पॉइंट नंबर 5, टाइम। अच्छा, सिचुएशन नंबर 2 लिखा ही नहीं ना यार।
इफ नो मोड प्रिस्क्राइब, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया तो यूजुअल एंड रीजनेबल मोड, तो यूजुअल और रीजनेबल मोड को यूज कर लेना। टाइम, अगेन टाइम फॉर एक्सेप्टेंस इज मेंशन और नॉट मेंशनड, और या बताया था या नहीं बताया था। अगर मेंशन होगा तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन टाइम, विद इन टाइम। बट इफ नॉट मेंशन, अगर टाइम बताया नहीं होगा, ठीक है, तो विद इन एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। तो आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, पॉइंट नंबर 6, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। कभी भी साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लेकिन इस रूल की क्या है, एक्सेप्शन है। क्या, इफ प्रीवियस कंडक्ट ऑफ ऑफरिंग ये बताता है कि इसकी साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, तो फिर वहां पे साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस माना जाएगा गाइस, ठीक है। आगे लास्ट वाला पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ कर आए कि भाई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी हो सकता है, कुछ करके या कुछ ना करके भी हो सकता है, ठीक है। सो जनरली ये कब होता है, जनरल ऑफर अगर होगा तो उसका एक्सेप्टेंस जो होता है बाय परफॉर्मिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से होता है, बाय परफॉर्मिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गैस समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो, ठीक है। लेट्स से यार कुछ पेंडिंग है क्या, ऐसा क्यों लग रहा है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ओनली बाय पर्सन, एब्सोल्यूट मस्ट बी कम्युनिकेटेड हो गया है, डिस्क्राइब मोड हो चुका है, टाइम हो चुका है, मेरे साइलेंस नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस कंडक्ट भी हो सकता है, बस बराबर है, ठीक है। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अब बेटा, अब यहां से जीवन में शुरू हुआ दुख, दुविधा, है ना, पीड़ा यहां से शुरू होती है। लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराओ, तुम्हारे साथ वो गाना है ना यार, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, बस वही 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 वाली बात है भाई, तुम मत टेंशन लो, है ना, हमारे साथ में है। चलो, अब लिखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। एक्सेप्टेंस के पहले, एक्सेप्टेंस के पहले तुम लोग अकेले थे, सिंगल, और जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तुम सिंगल हो या मिंगल हो गए,
मिंगल हो गए क्योंकि दोनों पार्टी होगी ना। मैंने बोला विल यू मैरी मी, तो बोली हाउ, तो सिंगल से मैं हो गया मिंगल। अब एक किटकैट खाने की जगह पे मेरे को समझना पड़ेगा कि आधी आधी तोड़ के खानी, तो दो को एक किटकैट लेके आ। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सेप्टेंस ऑफर को सिर्फ ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एक्सेप्टेंस को दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरर, और अगेंस्ट द ऑफर। बेटा सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। एग्जाम्पल सेम रखता हूं मैं। आई विल क्रिएट मल्टीपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चार एग्जाम्पल काफी हो गए मेरे लिए, आई थिंक। लेट्स इट द टॉपिक। देखो गाइस, सुनना। अब सतीश सर ने, एसबी सर ने जेनी को क्या भेजा, लेटर भेजा, विल यू मैरी मी। मैंने भेजा 1 को। जेनी को मिला से फॉर एग्जाम्पल 10 को, और उसने रीड कब किया गाइस? उसने रीड किया 14 को। 14 को उसने रीड किया। फिर उसने अपने तरफ से लेटर पोस्ट किया। सर पोस्ट कब किया उसने? 25 को 3 PM, 3 PM को। और सर वो मुझे कब मिला? 25 को। अब हमेशा याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे को लगता है ये वाला डायग्राम ही उठा के डालना चाहिए सब दो, रेदर देन कौन बार बार लिखेगा ना। काफ़ी मैं लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना गाइस, सीन क्या हुआ? सीन ऐसा हुआ, सतीश सर ने 1 को भेजा क्वेश्चन। ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ? ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ बताओ? हम लोग पढ़कर आई है, द डे व्हेन इट इज कम इनटू नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफरी के नॉलेज में जब आया, और ऑफरी के नॉलेज में कब कब आया? 14 14 अब क्वेश्चन चेंज। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुआ? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुआ? आप बोलोगे सर 25 को, जिस दिन ऑफरी के नॉलेज। रुक जाओ, एक्सेप्टेंस को कभी भी दो एंगल से देखते हैं, अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट ऑफरी।
अगेंस्ट ऑफरर अगेंस्ट दी ऑफरी, मतलब सर ऑफरर मतलब कौन? सतीश सर, एसबी सर। लिखो, ये सब कुछ लिखना है तुमको। और ऑफरी मतलब कौन? जेनी। जेनी के लिए क्वेश्चन ही आया। बेटा मुझे एक बात बताओ, सतीश सर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया था, जिसके बाद में वो अपने ऑफर को रिवॉक नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 20 फरवरी मैंने बोला था, राइट। तो ऑफरर के अगेंस्ट में कौन सी डेट लिखी हुई है? देखो अगेंस्ट में जब पोस्ट कर दिया उसने, तो यहां पे लिखेंगे जब उसने पुट एक्सेप्टर ने पुट किया इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो वो तारीख क्या है? 20 फेब। सतीश सर के लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया? 20 फेब को। सतीश सर 20 फेब के बाद में ऑफर क्या है? आफ्टर दिस 20 फेब 3 PM पूरा लिखो। लिखेंगे फिर आफ्टर दिस, इसके बाद में सतीश सर कैन नॉट रिवॉक ऑफर। एसबी सर कैन नॉट रिवॉक ऑफर, मतलब सर ये वो पल है जब मैंने लड्डू खा लिया था, अब मैं मना नहीं कर सकता। लाइटेड मैच ट्रेन ऑफ गन पाउडर को चिपक चुकी है। समझ में आया? अब दूसरे एंगल से देखो। वैसे तो ये तुम सब कुछ पढ़ कर आया मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा वैसे जैसे कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं जीवन में। अगेंस्ट ऑफरी, बेटा ऑफरी ने अपना लेटर भेजा 20 फेब को, लेकिन वो सतीश सर को एक्चुअली कम्युनिकेट कब हुआ? 25 को। तो अगेंस्ट ऑफरी क्या डेट है? उसके अगेंस्ट में देखो क्या डेट लिखी हुई है। तो जेनी के लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ गाइस? 25 फेब व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। सो व्हेन, जैसे मैंने बोला था ना, मेरे लिए ऑफरर के लिए तब कंप्लीट होता है जब ऑफरी को मिलता है, ऑफरी के लिए भी तब कंप्लीट होता है जब ऑफरर को फिर से मिलता है। सो व्हेन इट इज कम इनटू नॉलेज ऑफ offerer, when it is coming to knowledge of offerer, that date is what? 25th of Feb, 25th of Feb। एंड 25th of Feb के बाद में याद रखना 9, 25th of Feb को मेरे को भी मिला, मान के चलो 5 बजे, 5 PM। 25th of Feb 5 PM लिखेंगे आफ्टर दिस जेनी कैन नॉट रिवॉक ऑफ, जेनी कैन नॉट रिवॉक एक्सेप्टेंस। इसके बाद जेनी भी अपना एक्सेप्टेंस वापस ले नहीं सकती, क्योंकि अब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब मैं तुमको है ना बहुत सारी बातें बताऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पढ़ो एक बार अपन ने जो लिखा है ना वो पढ़ लो। सतीश सर के लिए एक्सेप्टेंस का मैंने बोला था ऑफ, कभी भी आप रिवोक आफ्टर एक्सेप्टेंस यू कैन नॉट रिवोक। सतीश सर के लिए एक्सेप्टेंस 25-20 को ही खत्म हो गया था, तो सतीश सर 20 के पहले बाद में रिवोक नहीं कर सकते, और जेनी 25 के बाद में रिवोक नहीं कर सकती। अब काफी चीजें सुनो, मान के चलो सतीश सर ने नोरा को ऑफर दिया, क्योंकि जेनी से कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था, तो सतीश सर ने ऑफर किसको दिया? नोरा को ऑफर दिया। नोरा को, विल यू मैरी मी? तू मेरे से शादी करेगी क्या? और ये लेटर उसको 10 को मिला, उसने 14 को पढ़ा, ठीक है। 14 को हाउ भी बोल दिया, लेकिन अभी तक पोस्ट किया है क्या? नहीं किया। जब ये बात जेनी को पता चली, जेनी बोली सतीश क्या कर रहा है, मैं तेरे से शादी करने के लिए रेडी हूं, मैं आज तक सिर्फ तेरे को बोली नहीं। तो सतीश सर ने क्या किया? इमीडिएटली ऑन 5th of Feb, 5th February, बेटा ऑन 5th Feb 5 फरवरी को
सतीश सर ने भेजा लेटर ऑफ रिवोकेशन, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सतीश सर अपना ऑफर वापस लेना चाहते क्योंकि जेनी का ऑफर आ गया, मैं क्यों कॉम्पेंसेट कर, मेरे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करूं बेटा। सिचुएशन 1, केस 1 या फिर सिचुएशन 1, ये एक्सेप्टेंस लेटर उनको मिल गया 19 फेब को, 19 फेब को। सिचुएशन 2, ये एक्सेप्टेंस लेटर उसको मिल गया 20 फेब 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। क्वेश्चन ये आया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड है या इनवैलिड है? दिमाग लगाओ गाइस। सिचुएशन नंबर 1, 19 फेब को रिसीव टू जेनी, और सिचुएशन नंबर 2, 20 फेब को बट एट 5 PM रिसीव टू जेनी। क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने पोस्ट करने के पहले रिवोकेशन आ गया तो रिवोकेशन वैलिड है। यहां पे लिखेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड, रिवोकेशन यहाँ पे वैलिड है। लेकिन सर वो पोस्ट कर दिया, नोरा ने अपने तरफ से पोस्ट कर दिया, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ सतीश, और फिर बाद में रिवोकेशन मिला उसको। क्योंकि देखो 20 फरवरी 3 बजे उसका लेटर गया, उसको 4 बजे 5 बजे अगर मेरा लेटर मिल रहा है 4 PM, तो यहाँ पे रिवोकेशन कम्युनिकेट तो हुआ, लेकिन वो क्या है, इनवैलिड रिवोकेशन। वो वैलिड रिवोकेशन नहीं है क्योंकि वो पोस्ट होने के बाद मिला, तब उसके पहले सतीश सर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था। समझ में आ रहा है? अपोजिट वे, जब नोरा ने देखा कि यार सतीश को मैं प्यार करती हूँ और वो मेरे को मना कर रहा है, क्योंकि मैं लेटर में लिख के भेजा मेरे को जेनी मिल गई है, मेरे को आई गॉट जेनी एंड आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट यू टू इंटरफेयर in our life, and therefore I am taking my offer back, taking my offer back। इतना जलील करके अगर तुमने लेटर लिखा है, भाई किस लड़की को अच्छा लगेगा रे? बोलेंगे जिसके साथ में मैं मेरा जीवन गुजारना चाहती। मतलब नोरा कितनी मासूम सी प्यारी सी एकदम लड़की है, लेकिन वो बोल रही है यार जिसके साथ में मेरा जीवन बिताना चाहती हूँ सतीश के साथ में, मैं दीवानी हो चुकी हूँ उसकी, और मैं उसके अलावा मेरे जीवन में किसी को प्यार नहीं करती, और वो ही किसी और के पीछे लगा हुआ है। अगर वो मेरे से सच्चा प्यार करती ना तो वो मना करेंगी बच्चों। क्यों? वो नहीं चाहेंगी कि उसके साथ में रह के मैं दुखी रहूं, वो चाहेंगी तू जिसके भी साथ में रहे तू सुखी रहे। वन साइडेड लव, रियल लव इसी को तो बोलते हैं। तो बोलते ठीक है यार, मैं भी मेरा स्टेप बैक लेती हूँ। अब नोरा ने क्या किया, दिल पे पत्थर रखते हुए ऑन 21 को एक लेटर भेजा, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स नोरा, क्योंकि जिसने एक्सेप्टेंस दिया। ऑफर का रिवोकेशन कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स सतीश, क्योंकि जिसने ऑफर दिया। अब मान के चलो सिचुएशन 1, ये रिवोकेशन का लेटर सतीश सर को मिला, मतलब SB सर को मिला, रिसीव कब?
ऑन 25th 25th ऑफ फेब, सेम तारीख 25th ऑफ फेब को ही, है ना। सिर्फ ये कितने बजे मिला था मेरे को, ये 5 बजे मिला था ना, ये मेरे को मिल गया 4 बजे। सिचुएशन 1, ये लेटर मेरे को मिल गया 4 बजे। और सिचुएशन 2, ये लेटर मेरे को मिल गया 25th ऑफ फेब को शाम को 6 बजे, 6 PM, 6 PM। मतलब मेरे को इसने लेटर भेजा कब, 21 को, कि सतीश मैं भी तेरे जीवन में से साइड में हट जाती हूँ। अब क्वेश्चन ही आया, सिचुएशन 1 क्या बोल रहा है, सिचुएशन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, वेदर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट। जो रिवोकेशन दिया है एक्सेप्टेंस का, वो वैलिड है या नहीं है। सिचुएशन 1 क्या बोलता है, कब रिसीव हुआ, 25th ऑफ फेब, रिसीव ऑन 25th ऑफ फेब। पहला दिया है समय 4 बजे, 4 PM। और दूसरा दिया है 6 PM। और मुझे रिवोकेशन लेटर एक्सेप्टेंस कब मिला था, 5 बजे। बेटा एक्सेप्टेंस आया मेरे पास नोरा का, कि सतीश मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। उसके पहले मेरे हाथ में, सतीश मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरा एक्सेप्टेंस पीछे ले रही हूँ। मतलब मेरे पास एक्सेप्टेंस आने के पहले रिवोकेशन आ गया। डोंट यू थिंक ये रिवोकेशन क्या है, वैलिड रिवोकेशन, वैलिड रिवोकेशन। ये क्या है, वैलिड है, क्योंकि ये, क्यों, बिकॉज बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपको क्या आया, क्योंकि जेनी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होने वाला है, 25 को 5 बजे, उसके पहले उसका रिवोकेशन आ गया, तो वैलिड। और यहां पर दूसरे केस में इनवैलिड रिवोकेशन। सर क्यों इनवैलिड रिवोकेशन, रीजन बिंग, ये क्या हुआ है, आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब मेरे को पहले लेटर आ गया कि सतीश मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, मैंने ऑफर दिया था, मेरा लेटर उसको लेट पहुंचा, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं था, उसका एक्सेप्टेंस भी मेरे हाथ में आ गया, बेटा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मेरी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी मेरे को किसके साथ शादी करना पड़ेगा, नोरा के साथ में। और नोरा की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उसको भी मेरे से करना पड़ेगा। और उसका लेटर ऑफ रिवोकेशन बाद में आया, कोई सेंस ही नहीं बनता। पहले एक्सेप्टेंस आ गया, बाद में रिवोकेशन आया ना, कोई सेंस नहीं बनता। गाइस बताओ, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आप लोगों की, यस और नो। तो ये सारी केसेस हम लोगों को समझना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस रिवोकेशन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो, इतना डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में नहीं, मैं बता रहा हूँ उसी पे ना। रिवोकेशन का रूल है, चलो अब कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। कम्युनिकेशन में दो चीजें, कम्युनिकेशन किसका होता है, ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है, ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब होता है, लिखेंगे, when it is come into knowledge of, when it is come into knowledge of
ऑफरी, जब ऑफरी को पता चला। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? बोले एक्सेप्टेंस के लिए फर्दर रूल है, अगेंस्ट ऑफरर या अगेंस्ट ऑफरी, याद आ रहा है क्या कुछ? अगेंस्ट ऑफरर सतीश सर के लिए 20 तारीख याद आ रहा है, और अगेंस्ट ऑफरी जेनी के लिए क्या था? 25 फेब अगेंस्ट ऑफरी। अब ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो गया? व्हेन ऑफरी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट एंड पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एंड वो क्या हो चुका है? आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वहीं पे मतलब उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब 20 फेब वाला तारीख। और ऑफरी के लिए कब हुआ था? व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, व्हेन इट इज कम इनटू नॉलेज ऑफ ऑफर। अच्छा सुनना, अब 20 तारीख के पहले ऑफर रिवोक हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता है, और 25 तारीख के पहले एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता है। तो इसके पहले बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो क्या बोला गया यहाँ पे? बिफोर। बिफोर में हम लोग क्या बोलेंगे? बिफोर व्हाट? 25th ऑफर कैन बी रिवोक, ऑफर कैन बी रिवोक, आफ्टर कैन नॉट, ऑफर इनवैलिड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और 25 फेब जब ऑफरी को पता चला, उसके पहले चाहे तो एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकता है, द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक। और इसके बाद में एक्स कांट रिवोक, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक। ये मैंने आपको बताया सर। अब रिवोकेशन का कुछ बचा ही नहीं, आपने रिवोकेशन इधर ही कंप्लीट किया। नहीं सुनो, जानबूझ के यार, मैं ना पढ़ाने का भी इतने समय के साथ में तरीका बदल चुका है मेरा। डिफिकल्ट चीज़ों को मेरे को पता है कब पढ़ाना कैसे। अब इसको बड़ा अलग रूल है। रिवोकेशन का रूल है गाइज, हु सेंड, टू हुम सेंड, हु सेंड एंड टू हुम सेंड। जिसने भेजा उसके लिए उसका रिवोकेशन कंप्लीट हो जाता है व्हेन इट सेंड, इन सिंपल लैंग्वेज व्हेन इट इज सेंड। वही लैंग्वेज है, पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आउट ऑफ कंट्रोल। एंड जिसको भेजा उसके लिए कंप्लीट कब होता है रिवोकेशन? व्हेन इट इज कम इनटू नॉलेज टू whom इट इज सेंड। अब सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सतीश सर, अब है ना, ये एग्जाम्पल को नंबर दो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है? अब ध्यान देना,
एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 2 में क्या किया गया, हम लोगों ने ऑफर को रिवोक किया, याद आ रहा है क्या? मैंने 5 फेब को भेजा, उसको 19 को मिला, उसको 20 को मिला। तो सतीश सर के लिए हु सेंड, सतीश सर ने भेजा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर था ये, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो सतीश सर के लिए कब कंप्लीट हो गया था? जब सतीश सर ने भेजा 5 फेब को। जेनी के लिए कब खत्म हुआ था? सिचुएशन 1 के हिसाब से अलग डेट है, सिचुएशन 2 के हिसाब से अलग डेट है, ठीक है। जेनी के लिए 19 फेब और 20 फेब 4 PM, 19 फेब और 20 फेब 4 PM। फिर हमने डिसीजन देखा कि वो वैलिड है और ये वाला इनवैलिड है। बेटा वैलिड या इनवैलिड होना वो डिपेंड करता है, कम्युनिकेट आपके लिए कब हुआ, तो जिसने भेजा और जिसको भेजा। सतीश सर ने भेजा तो सतीश सर ने जब पोस्ट कर दिया तभी उनके लिए मेरी तरफ से तो भाई रिवोकेशन गया। एक्चुअली सामने वाले को रिवोकेशन कम्युनिकेट कब हुआ? जब उसको मिला। मेरे लिए कब कंप्लीट हुआ? जब मैंने भेजा। फिर बाद में देखा जाता है कि आपने जो रिवोकेशन भेजा अगर वो 19 को पहुंचा होता तो वो वैलिड होता, और अगर वो लेट पहुंचा इसलिए वो वैलिड नहीं है। अच्छा सुनो, अब सिचुएशन टू का तुम आंसर दोगे, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का तो मैंने बता दिया। सिचुएशन 3 में क्या था? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो 5 फेब को किसके लिए कंप्लीट हुआ? फॉर सतीश सर, SB सर। और इस तारीख को किसके लिए? फॉर जेनी। इस तारीख को जेनी के लिए कंप्लीट हुआ था, ठीक है, कम्युनिकेट हुआ। अब बताओ यहाँ पर किसने भेजा रे? जेनी ने भेजा, तो जेनी के लिए कब कंप्लीट हो गया? 21 फेब। सतीश सर के लिए 25 फेब 4 बजे, और सतीश सर के लिए 25 फेब 7 बजे, जब उनके नॉलेज में आया। हु सेंड, हु सेंड, जेनी। टू हुम सेंड, अच्छा हु सेंड जेनी नहीं थी अपने एग्जाम्पल में, नोरा थी। हुम सेंड सतीश सर। तो जेनी के लिए कब कंप्लीट हो गया? उसने कब भेज दिया था? 21 फेब को उसने अपने तरफ से भेजा, तो उस दिन उसके लिए कंप्लीट हो गया था। सतीश सर के लिए सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 थी। सिचुएशन 1 में सतीश सर के लिए कंप्लीट हुआ था 25 फेब को 4 बजे, और दूसरे सिचुएशन 2 में 25 फेब को 6 बजे। और फिर आपको देख के बताना पड़ेगा कि जो पहला है वो बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ था, इसलिए वो वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, और वो एक्सेप्टेंस आने के बाद में रिवोकेशन आया, तो ये इनवैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे भी लिख लो बेटा, हु सेंड, हुम सेंड, यहाँ पे हु सेंड, रिवोकेशन ऑफ ऑफर किसने भेजा था? सतीश सर ने। एंड टू हुम सेंड, मैंने नोरा। हाँ, तो यहाँ पे वैलिड क्या था? रिवोकेशन ऑफ ऑफर था, और यहाँ पे इनवैलिड रिवोकेशन ऑफ ऑफर था। गाइस समझ में आया? बहुत बहुत टेक्निकल टॉपिक था ये, बट इजी तरीके से बताया मैंने आपको एकदम, ठीक है।
सोचो, ये इतना पढ़ने के बाद में ये चैप्टर खत्म होता है। हाँ, इसमें अब बारीक बारीक चीज़ें हैं, है ना, एकदम बेसिक। वो सीएमए के सिलेबस में तो नहीं है, कम्युनिकेशन ऑफ फेशियल टर्म्स ऑफ ऑफर एंड ऑल। ठीक है, आ जाते हैं। पहले देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is sent। अब यहाँ पे एग्जांपल, ए ने क्या किया, बी को प्रपोजल भेजा 2 लाख रुपए में, क्या तू मेरा घर परचेस सेल करेगा क्या? लेटर पोस्ट कर दिया था 10 मार्च को, लेटर रीच हुआ था 12 मार्च को, ऑफर कब कम्युनिकेट हो गया? 12 मार्च को। लेकिन मानो नाउ इफ बी रिसीव लेटर ऑन 12 मार्च, लेकिन उसने पढ़ा कब? 15 मार्च, तो लेटर कब कम्युनिकेट हुआ? 15 मार्च को, ना कि 12 मार्च को। तो अगर लेटर सिर्फ रिसीव का डेट दिया है, रीडिंग का नहीं दिया है, तो जिस दिन उसको रिसीव हुआ, और अगर रिसीव प्लस रीडिंग का डेट दिया तो जिस दिन उसको पता चला। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? सो कंप्लीटेड व्हेन अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरी, ऑफरर के लिए जब उसने पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया था, अपने तरफ से पोस्ट में डाल दिया, और वो उसके कंट्रोल के बाहर। सो व्हेन इट पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। और अगेंस्ट द ऑफरी मतलब जेनी के लिए कब कंप्लीट हुआ था? व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, सतीश सर के नॉलेज में जब आया। क्वेश्चन, व्हाट इफ लेटर लॉस इन ट्रांजिट? क्वेश्चन, अब मान के चलो जेनी ने क्या किया, लेटर भेजा और वो लॉस इन ट्रांजिट हो गया। क्वेश्चन, आप तो सबके बाद में लिखो, वैसे आंसर मैंने दे दिया इसका, आपको अलग से कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लॉस इन ट्रांजिट, अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लॉस इन ट्रांजिट हो गया, गुम गया, मतलब जेनी ने 25-20 को फेप किया और बाद में वो मेरे तक आया ही नहीं कभी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ऐसा होगा, नाउ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड फॉर ऑफरर, ऑफरर के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि उसके लिए एक्सेप्टेंस हो गया ना। ही कैन नाउ ही कैन नॉट रिवॉक, चाह के भी वो रिवॉक नहीं कर सकता क्योंकि उधर से पोस्ट हो चुका है। बट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरिंग नॉट कंप्लीटेड। जेनी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होने वाला था? 25 फेब को। अब वो 25 को मेरे तक आया ही नहीं ना लेटर। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन है फॉर क्या? ऑफरी, ऑफरी चाहे तो उसको क्या कर सकता है? कैन रिवॉक एनी टाइम। वो लेटर मेरे तक आया ही नहीं तो वो कभी भी लेटर ऑफ एक्सेप्ट रिवोकेशन भेज के कैंसिल कर सकती है ना। ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ये कंडीशन है। लेकिन इसका क्या है, लेटर तुमने जब व्हाट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तुमने पोस्ट कर दिया, लेकिन पोस्ट जब कर रहे हो ना, वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। आपने सामने वाले का प्रॉपर नाम डाला, आपने प्रॉपर एड्रेस डाला, और तीसरा उस पर प्रॉपर स्टैंप लगाया। ये अगर आपने करा दिया तो आपकी तरफ से तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है क्या 25 फेब को ही मेरे हाथ में दोनों लेटर आ गए, ऑकवर्ड सिचुएशन, एक्सेप्टेंस भी रिवोकेशन भी, क्या वैलिड है? क्या पहले पढ़ा? एक्सेप्टेंस पढ़ा, एक्सेप्टेंस वैलिड है, रिवोकेशन इनवैलिड। सर रिवोकेशन पहले पढ़ लिया, रिवोकेशन वैलिड हो गया, एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है,
यही सारी बातें मैंने तो मतलब बहुत घुमा घुमा के तक नोट्स बनाया वाला है ये सारा। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस इज वैलिड अगर प्रॉपरली एड्रेस है, एफिक्स किया करेक्ट स्टैम्प वैल्यू और प्रॉपरली पोस्ट किया है। सो इन अबव एग्जाम्पल इफ बी एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस ऑन 14th ऑफ मार्च, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए इज कंप्लीटेड, ऑफरर के लिए कंप्लीट हो चुका है ऑन 14th। व्हेन द लेटर इज पोस्टेड अगेंस्ट द बी, एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड व्हेन लेटर इज रीच टू ए। अब जिसने भेजा उसके लिए कब कंप्लीट होगा, जब ए को मिलेगा। हियर ए ऑफरर बाउंड हो जाएगा बी से, इवन अगर लेटर क्या हो गया, डिले हो गया या लॉस इन ट्रांजिट हो गया। द गोल्डन रूल, ऑफरर बिकम द बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो बाउंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट से। बट इट इज नेसेसरी दैट अ लेटर इज करेक्टली एड्रेस, प्रॉपर एडुकेटली स्टैम्प और प्रॉपरली ड्यूली पोस्टेड। इन सच अ इवेंट, लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, wrong delivery, non-delivery will not affect the validity of the contract. However, from the viewpoint of the acceptor, he will be bound by his acceptance only जब वो लेटर सामने वाले को मिलेगा तभी तो सामने वाला एक्सेप्टर लाइबल रहेगा ना। सो इट इज क्यूरिशियल इन दिस केस लेटर इज रिचेस टू अ प्रपोजल। अगर डिलीवरी हुआ ही नहीं है ना, तो वो चाहे तो प्रपोजल ऑफरर तो बाउंड हो जाएगा, बट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टर के देखोगे तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया। एक पार्टी बाउंड है, दूसरी पार्टी बाउंड नहीं है, वो कभी भी अपने एक्सेप्टेंस को पीछे ले सकती है। अगर ओवर टेलीफोन, अगेन नॉट इन सिलेबस, जस्ट गो थ्रू कर लो आप लोग। इन केस कन्वर्सेशन ओवर टेलीफोन हुआ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इमीडिएटली होता है ना। सो कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव टू ऑफर। तो मैंने बोला विल यू मैरी मी फोन पे, उसने बोल दिया हाउ, तो जैसे ही मेरे को रिसीव हो गया कम्युनिकेशन, तो प्लेस वेयर, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मेड द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ पुणे, सामने वाले ने मेरे को प्रपोज कहाँ से किया, दिल्ली। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ रिसीवर, मतलब मैं जिधर हूँ उधर। अगर कॉल ड्रॉप हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इन द लाइन, देयर मे नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज ड्यूटी ऑफ एक्सेप्टर इन ऑल केसेस where the contact is enter over a telephone, telex and email। एक्सेप्टर ने की ड्यूटी है कि वो पूछे, ए सुनना मैंने तेरे को हाउ बोला शादी करने के लिए, तू सुनी ना ये बात, हाउ हाउ सुनी, फिर कंप्लीट है ना। सो एक्सेप्टर हैज टू टेक केयर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज रिसीव टू ऑफरर। इफ टेलीफोन अनएक्सपेक्टेडली गोज डेड कन्वर्सेशन, एक्सेप्टर ने एक बार फिर से कंफर्म करना चाहिए, ए सुनना मैंने एक्सेप्टेंस दिया, तेरे को समझ में आया ना हाउ, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये मैं अभी के लिए आपको बोलता हूँ, यू मे स्किप दिस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस एट फाउंडेशन एज वेल एज एट अ इंटर अ स्पेशल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर कब तक, बिफोर इट इज एक्सेप्टेड अगेंस्ट द ऑफरर। ऑफरर के लिए वो कब कंप्लीट हो रहा था 25, उसके पहले रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टर रिवोक कर सकता है बिफोर कम्युनिकेशन कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर, 25 फेब के पहले, ठीक है। टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, टाइम फॉर रिवोकेशन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑफर। आप ऑफर को कम्युनिकेट रिवोक कर सकते हो मतलब 20 फेब के पहले, और ऑफरी के लिए 25 फेब बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेप्टर। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, देखो पर्सन हु मेक अ रिवोकेशन, किसने भेजा, किसको भेजा, टू हुम इट इज सेंड, जिसने भेजा उसको पोस्ट करते बराबर उसके लिए कंप्लीट हो गया। और टू हुम इट इज सेंड जब उनके नॉलेज में आएगा, फिर देखा जाएगा वो वैलिड है या इनवैलिड है। साथ ही साथ में गए आपका ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 हो गया कंप्लीट। सर कितने पेज, इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 लेक्चर टू कंप्लीट, हाउ मेनी पेजेस, 122 पेजेस, मतलब सॉरी 22 पेज, 22 पेज, ठीक है। अच्छा मैं तुमको एक बात बताऊँ, ये पहला चैप्टर ही सबसे बड़ा था और अब सीधा लास्ट वाला चैप्टर एजेंसी वाला सबसे बड़ा है। इसके बीच वाले चैप्टर सारे छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं। हाँ चैप्टर नंबर, अब तुम्हारा यूनिट 3 थोड़ा बड़ा है और सीधा यूनिट नंबर 9 बड़ा है। इसके बाद में कुछ भी बड़ा नहीं है, इसके बाद में कुछ भी बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो सर इतना हो गया काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सच्चाई की बात यह है मैंने तीनों लेक्चर सिंगल डे में रिकॉर्ड किए। आज मॉर्निंग में, अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मॉर्निंग का ड्रेस, आफ्टरनून दूसरे क्लास का ड्रेस और थर्ड क्लास का ड्रेस सेम है, ठीक है। चला रहो, और अभी रात के बजे है 12:06, ठीक है। चलो
सी वेरी सिंपल, समवन इज देयर हु इज डूइंग डे एंड नाइट फॉर योर सक्सेस। इट हम लोग तो बन गए यार, कुछ तो कर लिया हमने हमारे जीवन में। इट्स योर ड्यूटी। अगर कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है जबकि उसकी एग्जाम नहीं है, तो तुम्हारी तो एग्जाम है, तुम्हारी फटी पड़ी रहनी चाहिए। तुम लोगों की मेहनत का लेवल क्या होना चाहिए यार पे, भयंकर होना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।